हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Noki24 पर। प्यारे साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। आज हमारी 13वीं क्लास है। 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो पहले 12 क्लासेस को देखिए। मेरा कहना यह है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने में मज़ा आता है और समझिए हमको तब आता है जब हम उसका बेसिक जान लें। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले उसका बेसिक जानो, उसके बाद में एडवांस की तरफ बढ़ो तो अच्छे से समझ आता है और कभी ना भूलने की भी क्या पॉसिबिलिटी होती है, संभावना कि शायद कभी ना भूले, क्योंकि समझ आ जाता है वो चीज़, है ना। और नोट्स बनाए हमारे साथ साथ, जैसे मैं कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ मैं ज़बान से बोलूँगा, तो वो सभी आप उसमें नोट्स में अपना रखें। और साथ ही साथ ये बता दूं कि नोट्स भी आपको मिलते हैं। जो क्लासेस में करा रहा हूँ, डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। Noki24 का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, है ना। जैसे मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में, वहाँ से आपको उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में साथियों हम जो पढ़ रहे थे, हम संविधान सभा कैसे बनी, उसका निर्माण कैसे हुआ और संविधान क्या काम करती है, कैसे, उस सभी पर हम चर्चा कर रहे थे, है ना। सबसे पहले हमने ये जाना कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। 389 सदस्य थे, है ना। 296 और 93, है ना। जो 93 थे वो देशी रियासतों के थे, और जो 296 थे उनमें प्रांतों के थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत के 292 थे और 4 थे कम्युनिस्ट क्षेत्रों के, है ना। जिसमें अगर भारतीय संविधान की सभा की अगर हम बात करते हैं, है ना, भारतीय संविधान सभा की, उसमें सदस्य 299 थे, आपको ये भी मालूम होगा। पाकिस्तान की संविधान सभा बनी तो उसमें कितने सदस्य थे? 70 उसमें सदस्य थे, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ, है ना। और डिक्की बर्ड्स के नाम से उस प्लान को हम जानते हैं, जिसको भारत व पाकिस्तान का जो अलग संविधान सभा बनी उसको हम डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये सभी हमने लास्ट क्लास में चर्चा की। आज संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि एक सवाल बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि आखिर संविधान सभा में 389 सदस्य तो थे, है ना, लेकिन एक चीज़ और भी याद रखेंगे, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में कभी हिस्सा ही नहीं लिया, है ना। लेकिन जो फाइनली जो कैंडिडेट रहे, यानी कि जो सदस्य रहे संविधान सभा में, वो 299 रहे, है ना। ये भी याद रखेंगे। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि इतने तो सदस्य थे ही, मान लिया हमने, लेकिन महिला सदस्य कितनी थी, है ना। तो प्यारे साथियों, 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार, है ना। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, यानी कि उनका ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता, ये उन्हीं में से है। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 15 तो महिला थी, मान लिया, 15 महिलाओं में मुस्लिम महिला कितनी थी? तो केवल एक महिला थी, जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल, है ना। क्या नाम था उसका? बेगम एजाज रसूल उनका नाम था, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ के एक चीज़ और समझ लीजिए प्यारे साथियों कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद जो हमारा संविधान बनना हमारा स्टार्ट हो जाता है 46 से, जब कैबिनेट, है ना, संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है। संविधान सभा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है और संविधान बनाने का उस पर काम चल जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का उसमें समय लगता है संविधान बनने में, जो स्वीकार किया जाता है संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 को लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जो 26 जनवरी 1950 को अगर संविधान लागू होता है, और मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उस दिन 16 आर्टिकल्स थे, है ना, जिनको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, यानी कि उसी दिन वो लागू हो गए थे जिस दिन स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा संविधान को, है ना। हाँ, हम बात कहाँ कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक हमारा भारत देश चला, अपनी सरकार बनी भारत की, है ना, अपनी सरकार भारत की रही। लेकिन ये किसके माध्यम से चला? तो 1935 का जो अधिनियम आया था उसके माध्यम से भारत को चलाया गया, याद रखेंगे, है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ आगे बढ़े, एक चीज और समझ लीजिए, कुछ प्रमुख सीट थी उनके बारे में जान लीजिए। संविधान सभा में जो कुछ प्रमुख सीट थी, जैसे
ईसाइयों के लिए 6 सीट रिजर्व की गई थी, पारसियों के लिए 3 सीट रिजर्व की गई थी। वहीं भारतीय जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं, है ना, जो छोटी कैटेगरी है ना, उनके लिए बात करते हैं तो 6 सीट उनके लिए रिजर्व की गई थी। वहीं एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीट रिजर्व की गई थी। ये कुछ प्रमुख सीट है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब देखिए, संविधान हमारा भारत देश का बना, कुछ खुश हुए और कुछ गमगीन हो गए संविधान बनने के बाद, है ना। अब कुछ तो ऐसे थे जो संविधान बनने के बाद में कुछ उन सकारात्मक टिप्पणी दी, अपना पक्ष रखा कि हाँ बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे थे जिनकी जली, है ना। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं कि किसने अच्छा कहा संविधान के लिए और किसने बुरा किया, यानी कि अपने अपने मत किसके द्वारा क्या दिए गए, यानी कि संविधान को सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक क्या प्रभाव, तो कैसे क्या टिप्पणी हुई, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक की बात करते हैं। संविधान के लिए जो पक्ष रखा लोगों ने वो कैसे कैसा था, क्या क्या कहा गया। सबसे पहला, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ये कहा गया संविधान के लिए। दूसरा, संविधान के निर्माण में सर्वसम्मति व समायोजन को अपनाया गया है, ये कहा गया, यानी कि सबकी सम्मति ही, है ना, सबकी सम्मति और सबके योगदान से संविधान का निर्माण हुआ है, यानी कि उसको बना के उसको अपनाया गया संविधान में। ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा, ये कहा गया था, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, है ना, ये पूछे जाते हैं। साथ ही साथ भारतीय संविधान आंशिक लचीला व आंशिक कठोर है, ये भी संविधान के लिए कहा गया। ये सकारात्मक तथ्य थे संविधान के, है ना। अब बात कर लेते हैं नकारात्मक यानी कि नेगेटिव थॉट क्या थे। सबसे पहले वकीलों का स्वर्ग, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया कि संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, है ना। तो किसने कहा, वो कहा आइवर जेनिक्स ने, है ना। वकीलों, संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, आइवर जेनिक्स ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि जो संविधान सभा जो बनी थी, जो संविधान जो बनाया गया था, उसमें बहुत सारे वकीलों का योगदान रहा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग कहते हैं इसको, ठीक है। साथ ही साथ 1935 था, उसके अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा, किसने कहा, ये भी आइवर जेनिक्स ने कहा कि जो संविधान है, भारतीय संविधान जो बना है, ये 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, है ना, उसकी कार्बन कॉपी है, यानी कि इसके जो फोटो स्टेट वो ये, यानी कि सेम निकाल के रख दिया, 2 कॉपी, है ना वो। दूसरा, उधार का संविधान भी कहा गया इसको, भारतीय संविधान को, है ना। साथ ही साथ आकार के रूप में भी इसमें क्या करा गया, आलोचना की गई, यानी कि इतना बड़ा संविधान बना दिया गया है ना। तो ये थी कुछ ऐसे फैक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे पक्ष जो सकारात्मक भी रहे संविधान के लिए और नकारात्मक भी रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहा जाता है ना। अब आपको ये भी मालूम होगा कि जो प्रस्तावना है ये तो बाद में नाम दिया गया, सबसे पहले तो उद्देशिका था, है ना, उद्देशिका था, और उद्देशिका को ही मॉडिफाई करके यानी कि उसको और अच्छा बेहतर बना के उसको प्रस्तावना का नाम दिया गया, है ना, जिसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहा जाता है। सबसे पहले जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसको भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब 26 नवंबर 1949 को अपनाया और वही लागू संविधान के साथ हो गई, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गई संविधान के साथ। सबसे पहली चीज इसमें कि प्रस्तावना उद्देशिका आई कहाँ से, जो प्रस्तावना है उद्देशिका वो आई कहाँ से। तो प्यारे साथियों, ये उधार ली गई थी, हम कह सकते हैं उधार ही ली गई है, दूसरे के संविधान से अगर उठाई गई कोई भी चीज़ है तो उधार के तौर पर कह सकते हैं, या फोटो स्टेट की गई ऐसे कुछ भी। तो ये कहाँ से, स्रोत कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई प्रस्तावना, है ना। लेकिन ली गई है केवल प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना सिर्फ ली गई है, लेकिन इसमें जो भाषा दी गई है, जो इसमें भाषा है, लैंग्वेज है ना, वो कहाँ से है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा, आधार की बात करते हैं हम कि जो हमारी प्रस्तावना है इसका आधार क्या है, यानी कि बेस क्या है इसका। तो इसका बेस क्या है, प्रस्तावना का बेस है इसका उद्देशिका, क्योंकि सबसे पहले तो उद्देशिका ही पेश की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उद्देशिका को ही क्या मॉडिफाई करके, है ना, इसको बदल के प्रस्तावना कहा गया, यानी कि इसका जो आधार है वो उद्देशिका है। किसने पेश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की, 13 दिसंबर
1946 को पेश की, जब संविधान सभा की थर्ड क्या हुई थी, बैठक हुई थी, याद रखेंगे। आगे बढ़े, अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में, जो प्रस्तावना के बारे में कहा गया है, प्रस्तावना के जो रूप है उसके बारे में। सबसे पहली चीज, संविधान की आत्मा व हृदय कहलाती है। जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा और हृदय कहलाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा, संविधान का ये सार भी है। कैसे है संविधान का सार? ऐसा समझ लीजिए प्यारे साथियों कि प्रस्तावना जो दी गई है वो एक पेज पर है ना। आप देखोगे जब आप संविधान पढ़ोगे, है ना, तो संविधान में आप ये भी देखोगे कि एक ही पेज पर प्रस्तावना को पूरा लिखा गया है, लेकिन वही एक पेज, सिंगल पेज में पूरे संविधान का निचोड़ है उसी में, यानी कि सार बना दिया गया है। एक एक शब्द से पूरे चैप्टर उसमें खत्म हो जाते हैं, एक एक शब्द से। आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे तो समझ लेंगे, है ना। वहीं आगे बात करें, संविधान के उद्देश्य को दर्शाता है। जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य को दर्शाता है कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है ना। दूसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है। महत्वपूर्ण व उपयोगी भी है ये प्रस्तावना। आगे बात करें, सरकार के उद्देश्यों की व्याख्या भी ये करता है कि सरकार के जो क्या उद्देश्य होंगे जनता के लिए, अपने लिए, है ना, वो सभी उसकी जो व्याख्या है, व्याख्या करता है किसकी, उद्देश्यों की, है ना। संविधान के न्यायिक अर्थ देने में सहायता करता है। संविधान को न्यायिक क्या चीज, न्यायिक अर्थ देने में भी सहायता करता है, ठीक है। क्योंकि समय समय पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्यारे साथियों जो संविधान में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन प्रेम्बल के आधार पर, यानी कि प्रस्तावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जिला कोर्ट, कोई भी कोर्ट प्रस्तावना के आधार पर उस चीज को मानता है कि संविधान के दायरे में है या नहीं है ना। बहुत सारी चीज संविधान में नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये एक ऐसे पॉइंट है प्यारे साथियों जो बहुत कंफ्यूजन करने वाला है इस चीज के लिए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ये चीज कई बार कोर्ट में जा चुकी है, वहां से कई बार उसको मना भी किया है कि संविधान का अंग नहीं है, और कई बार कहा भी है कि संविधान का अंग है। 1950 में केस गया था प्रस्तावना के लिए, तो उसमें क्लियरली मना कह दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्या कि 1973 में केस आता है, कौन सा, बेरुबरी केस आता है। कौन सा आता है, बेरुबरी केस आता है वर्सेस केरल राज्य। इसमें कहा प्रस्तावना किसका अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर उसके बाद एक LIC केस आता है जो आता है 1995 में, उसमें भी कह दिया गया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है ना। नकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों तरह के इसमें रहे। आगे बात करें, ये वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, और साथ ही साथ बाध्यकारी भी नहीं है। यानी कि इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं कह दूं, अगर मैं कहूं कि कोई वैकेंसी निकली है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, कोई किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी के नोटिफिकेशन आउट किया गया है, लेकिन उसमें आपको फॉर्म डालने की अनुमति नहीं दी गई। आपके पास सभी वो क्वालिफिकेशन है, वो सभी चीज़ हैं जो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मांगी गई है। तो क्या करोगे आप उसी चीज़ को लेकर आप कोर्ट पहुंच जाओगे कि यार सब इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन स्पेशली मुझे मना कर दिया, यानी कि इसमें अवसर नहीं दिया जा रहा मुझे, है ना। उसके लिए आप उसमें जा सकते हो, लेकिन प्रेम्बल के आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। परिवर्तनीय नहीं है, साथ में बाध्यकारी भी नहीं है, यानी कि ये जबरदस्ती गवर्नमेंट आपके सर इसको नहीं, गले में माला इसकी आपके नहीं डाल सकती, बाध्यकारी भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक अलग चीज है, समय समय पर इसके एक अलग ही रूप देखने के लिए मिलता है, और वो मिलता है कब, वो कोर्ट के माध्यम से मिलता है, न्यायालय के माध्यम से मिलता है। सब चीज हम जानेंगे, है ना। साथ ही साथ संशोधन हो सकते हैं, इसमें संशोधन हो सकते हैं, लेकिन जो विशेष उपबंध है कुछ इसमें, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और विशेष उपबंध क्या है प्रस्तावना में, ये समय समय पर हमें न्यायालय बताता है कि क्या इसमें कौन कौन से शब्द हैं ऐसे जो विशेष उपबंध के दायरे में आते हैं, है ना। आगे बढ़ के एक चीज और देख लेंगे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए जो 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता, है ना। अब समाजवाद से आप समझोगे समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ प्यारे साथियों
कि जनता के हित में कार्य करना, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कोई राज्य किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होगा या किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं होगा, यानी कि समायोजन, यानी कि इक्वलिटी। राज्य की नज़रों में सभी धर्म समान है, किसी धर्म के कोई खास, वो राज्य की नज़रों में कोई धर्म खास नहीं है और कोई धर्म खास से कम भी नहीं है, इतना समझ लीजिए। और अखंडता यानी कि एकजुटता के बारे में बात की गई है ना। ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था, है ना। ये जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां, है ना, ये जो संविधान संशोधन है ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है सभी संशोधनों में, है ना। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए उन सभी में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है इसको। ये भी आप समझेंगे, लघु संविधान, है ना। आगे बढ़े। अब एक चीज और समझ लिए, प्रस्तावना की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। जो प्रस्तावना है उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन होता क्या है, संविधान के कुछ अनुच्छेद के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसकी अपनी ही पावर आ जाती है ना। जैसे इसमें समानता की भी बात करती है प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना समानता की बात करती है, वहीं आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, समता या फिर समानता की बात करता है आर्टिकल 14। प्रस्तावना भी समानता की बात करती है। अगर इसको आर्टिकल से जोड़कर अगर देखते हैं तो इसकी शक्ति होती है, अगर आर्टिकल हटा दिए जाते हैं, संविधान को अलग कर दिया जाता है प्रस्तावना से, तो इसकी अपनी कोई पावर नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती। वही अब बात करेंगे प्यारे साथियों प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे कुछ अलग तरीके से कि आखिर प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ दी गई है, कैसे संविधान का सार प्रस्तावना को कहा है, इसके बारे में जान लेते हैं ना। देखिए कैसे। सबसे पहले संविधान की शक्ति का स्रोत इसको कहा गया है, कैसे वो भी जानेंगे। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, इसके माध्यम से जानेंगे। और तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। उससे पहले इतना समझ लीजिए कि प्यारे साथियों जो अंगीकृत किया है 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को किया गया था अंगीकृत, यानी कि स्वीकार किया गया था, है ना, संविधान सभा के द्वारा। और दूसरा कि लागू कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू होती है। सबसे पहले संविधान की शक्ति का जो स्रोत है उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। वहीं भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य के आधार पर जानेंगे इन सभी के बारे में। वहीं संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन सब के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़े, है ना। अब देखिए संविधान की शक्ति का स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि संविधान की शक्ति का स्रोत आखिर क्या है प्रस्तावना के हिसाब से। किसके हिसाब से, प्रस्तावना के हिसाब से, यानी कि उद्देशिका के हिसाब से। देखिए हम भारत के लोग, जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। भारत के लोग यानी कि जनता, है ना। क्या, भारत के लोग का मतलब है जनता, हम भारत के लोग। यानी कि प्रस्तावना को ओपन करते ही इसमें आप लिख दिया कि हम भारत के लोग, यानी कि जो भी है भारत के अंदर भारत की जनता ही है ना। यानी कि जो पावर है वो सभी की सभी पावर जनता के पास है। और ये आपने देखा भी है, आप देखते भी हो कि आप वोट डालते हो, आपका अधिकार है वोट डालने का अधिकार, है ना। और आप जब चाहो जिसको चाहो उसको संसद तक पहुंचा दो और जिसको चाहो आप संसद से वापस बुला लो, है ना। वो सभी अधिकार, आपको सरकार चुनने का अधिकार है ना। आप कानून बनवाते हो अपने लिए तो आपको अपना प्रतिनिधि चुनते हो, उसके माध्यम से कानून बनाते हो, है ना। वो सभी अधिकार, यानी कि इतने अधिकार जनता के लिए दिए गए हैं। तो सबसे ऊपर जनता को रोकी गई है, संप्रभुता की शक्ति जो है जनता के पास है ना। यानी कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, जनता के पास है, ठीक है। अब संप्रभुता आखिर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। संप्रभुता मतलब देश के अंदर या फिर देश के बाहर कोई भी निर्णय लेना, अगर कोई सरकार है वो देश के अंदर या देश के बाहर अपना खुद का निर्णय ले रही है, उसे कोई किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई बाधा नहीं है, तो वो संप्रभुता के दायरे में आती है। कोई भी राज्य, कोई देश या कोई राष्ट्र कब बनता है, जब उसके पास 4 तत्व होंगे। कौन सा, सबसे पहले उसकी अपनी रेखा होगी, बाउंड्री लाइन होगी। दूसरी, उस बाउंड्री लाइन के अंदर जनता रहती होगी। तीसरी, उस जनता के लिए एक सरकार होगी। और चौथा, वो सरकार संप्रभुता के दायरे में आती होगी, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर भी और क्षेत्र के बाहर भी वो अपने फैसले खुद ले, यानी कि किसी के प्रति उत्तरदायी ना हो, सरकार किसी को जवाबदारी ना हो, वो संप्रभुता के दायरे में आता है, ठीक है। वहीं समाजवाद के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों।
जो ये आप सब पूर्वता जान लिया, समाजवाद के बारे में जान लेते हैं। समाजवाद का मतलब है आर्थिक स्थिति से लेकर, यानी कि जो राज्य सरकार है वो जनता की आर्थिक स्थिति को भी सुधारेगी, ये समाजवाद कहता है। कैसे? मूल ढांचा नहीं है, सबसे पहले तो इतना समझ लीजिए कि जो समाजवाद है वो मूल ढांचा नहीं है प्रस्तावना का, यानी कि इसको जोड़ा गया था बाद से संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना। संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। एक चीज हमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 42वां संविधान संशोधन था या फिर 44वां था, ये तो आप इसे क्लियर कर लेना, है ना, कि 42वें के माध्यम से जोड़े गए थे ये तीनों शब्द, है ना। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। या फिर 44वें के, क्योंकि 42वां हुआ था 1976 में और 44 हुआ था 78 में, है ना, जो थोड़ा क्लियर कर लेना, ठीक है। वैसे शायद 42वां संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर चलो आगे बढ़े, समाजवाद, अगर मैं भारत में समाजवाद की बात करता हूँ, यानी कि भारत में समाज आर्थिक स्थिति की बात करता हूँ, है ना, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत के अंदर। लोकतांत्रिक मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाज है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है साथियों कि यहाँ राज्य और प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो भी संसाधन है वो दोनों ही उपयोग करते हैं, उनका संसाधनों पर दोनों का ही अधिकार होता है, राज्य सरकार का भी और प्राइवेट जो भी है उन सभी का किस पे होता है, जो भी संसाधन है उन सभी पर अधिकार होता है। इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को। ये इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें प्रश्न पूछा था भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की, है ना। तो फिर साथियों आज 13 वीडियोस यानी कि 13 क्लास हमारी हो चुकी है, इसमें यही लास्ट करेंगे। अगली क्लास में और आगे जानेंगे, प्रस्तावना के बारे में बहुत सारी चीज़ें, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे। इतना समझ लीजिए कि आपका कोई भी एग्जाम है, वन डे एग्जाम, है ना, वन डे एग्जाम आपका कोई भी है, सभी के लिए पॉलिटी सफिशेंट है। इससे बाहर जाने का समझ लीजिए सवाल ही नहीं बनता। 99.9% यहीं से आने की उम्मीद है ना। इतना डीप भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना समझाया जा रहा है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपना बता सकते हैं कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो उसका भी बारे में सोचा जाएगा ना। तो मेरे साथ नोट कर लें, नोट्स अपने खुद बनाएं, और नहीं बनाते हो तो मैं भी आपको नोट्स देता हूँ। Nock24 का व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक उस ग्रुप की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐड हो जाइए, मैसेज टाइप कीजिए, नोट्स चाहिए, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, है ना। हर एक क्लास के नोट्स आपको वहीं मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अब जिसको उतारना है वो उतार लीजिए, और जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स के माध्यम से पढ़ सकता है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ईमानदारी से करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।